हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी जेई सीरीज के जेई एडवांस्ड का समुच्चय सिद्धांत लेक्चर। समुच्चय सिद्धांत एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जेई मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी इसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। बीच बीच में पूछ लिया जाता है और एक आध बार तो ऐसा भी देखा गया है कि केवल समुच्चय सिद्धांत पर आधारित सवाल ही पूछ लिए गए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग और ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों को कर लेने चाहिए, ताकि सेट थ्योरी से रिलेटेड जेई एडवांस में अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो हमारी क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। कुछ प्रॉब्लम्स की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें करके रख लेने चाहिए ताकि जेई एडवांस की हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, बढ़ाएं कहानी को आगे, करें फटाफट प्रैक्टिस। आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ बच्चे नए हैं तो उनको बता देता हूं किस तरह से इन सेशन को अटेंड करना होता है। हम यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं कि जितने भी टॉपिक, जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, उन सभी कॉन्सेप्ट को सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो छूटेगा। पहली चीज तो लगभग जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में जिस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये बनती है कि आप थोड़ा सा पढ़ के आए, है ना। जेई एडवांस के सवाल हम लोग करेंगे तो हल्का फुल्का हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट थ्योरी हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। दूसरी चीज, किस तरह से इस सेशन को अटेंड करना होता है कि भैया जैसे ही क्वेश्चन सामने आए वीडियो खुद से पॉज करना है, एक बार खुद से उस सवाल को अटेम्प्ट करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है, देखना है किस तरह से आपने सॉल्व किया, किस तरह से मैंने सॉल्व किया। अगर तुम्हारा आंसर आ गया था तो देखो तुमने क्या तरीका यूज किया, मैंने क्या तरीका यूज किया, हो सकता है कि एक नया तरीका हम लोगों को सीखने को मिल जाए। अगर किसी कारणवश सवाल का आंसर हमारे पास नहीं आया था, हम नहीं अप्रोच पता कर पाए थे, तो वीडियो को प्ले करना है, देखना है भैया सर किस तरह से समझा रहे हैं। जिस स्टेप पे आपको हिंट मिल जाए कि अरे इसके आगे मैं कर सकता हूँ, वहीं वीडियो पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर पूरा सवाल खुद से समझना है तो समझ लो, लेकिन उसके बाद खुद से उसको जरूर अटेम्प्ट करो, तभी ये सेशन यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसी बात पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। इंटीजर टाइप ये सवाल है, इंटीजर टाइप ये सवाल है। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। भैया पहले ही बता दे रहा हूं कि जेई एडवांस लेवल के सवाल चलेंगे, जेई एडवांस लेवल के सवाल चलेंगे, तो थोड़ा हिम्मत बना के रखना, थोड़ा तसल्ली से काम करना, हड़बड़ाना नहीं, थोड़ा सा पेशेंस से काम करोगे तभी इन सवालों को समझ पाओगे, तभी इन सवालों को कर पाओगे। ठीक है, करो। मानव अवयवों की संख्या का समुच्चय U है, ठीक है, जिसमें 2009 अवयव है तथा A और B U के उप समुच्चय है, A और B U के उप समुच्चय। एंड A यूनियन B 280 है। और इसके अलावा क्या कहा गया है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A ना हो एवं B ना हो, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब किसी धनात्मक पूर्णांक x1 लेस देन y1 लेस देन y2 लेस देन x2 के लिए, तब x1 प्लस x2 प्लस y2 बटे x1 प्लस y1 का मान ज्ञात करो। करो करो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व। एक यूनिवर्सल सेट है, कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को हम कैसे बनाते हैं? एक डब्बे की सहायता से बना दिया करते हैं। अब फिर हमारे पास एक A है और एक B है, A यूनियन B 280 है। ये जो है A यूनियन B ये 280 है, 280 कितना है ये? 280।
और पूरे यूनिवर्सल सेट में सार्वत्रिक समुच्चय में कितने अवयव हैं? सार्वत्रिक समुच्चय में इसमें पूरे में है 2009। कितने हैं? 2009, जिसमें से 280 यहाँ पर है ना। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोगों को दिया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट में 2009 अवयव है और ए यूनियन बी में 280 अवयव है। तो ये जो बाहर वाली जगह है इसमें क्या हो रहा है? ना ए हो रहा है ना बी हो रहा है। ए भी नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन बी भी नहीं हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन बी भी नहीं हो रहा। तो ए ना हो एवं बी ना हो, ये क्या हो जाएगा? इस सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर ए यूनियन बी को हटा दिया जाए 2009। अच्छा, डी मॉर्गन अगर किसी को पता हो तो उसी की सहायता से भी बता सकते हैं कि डी मॉर्गन नाम का एक नियम है हमारे पास जो बोलता है इसको ऐसे लिख सकते हैं। डी मॉर्गन नाम का एक नियम है जो बोलता है इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर किसी भी समुच्चय का अगर हमको पूरक समुच्चय लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय को हटा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में कितने अवयव हैं? 2009। यहाँ कितने हैं? 280। 2009 में से 280 गए तो कितने आ जाएंगे? 1729। कितने आ जाएंगे? 1729। अभी 1729 जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। 1729 को टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं, रामानुजम नंबर भी बोलते हैं। और रामानुजम जो अपने महान गणितज्ञ हैं उन्हीं ने इस नंबर को पहचाना था। खोज तो नहीं की थी, मतलब नंबर तो पहले से होते हैं, लेकिन उन्होंने इसको पहचाना था। उन्होंने बताया था कि 1729 ही अकेला एक ऐसा नंबर है जिसको दो धनात्मक संख्याओं के घन के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। 729 ही एक ऐसा नंबर है जिसको दो धनात्मक संख्याओं के घन के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। 1729 ये हो जाएगा अपना 10 क्यूब प्लस 729 किसका क्यूब? 9 का क्यूब। और 1728 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है? सबसे छोटा x1 और सबसे बड़ा x2, मतलब ये इसको x1 और x2 मानना चाह रहे हैं। x1 ये अपना x2, फिर y1 y2 उससे बड़ा, x1 से बड़ा y1, y1 से बड़ा y2 और y2 से बड़ा x2। ठीक है, तो किसका मान बताना है? x2 प्लस y2 बटा x1 प्लस y1। x2 कितना? 12, y2 कितना? 10 बटे x1 कितना? 1 और y1 कितना? 9। तो ऊपर आ गया 22 और नीचे आ गया 10। उत्तर हो गया 2.2। इंटीजर टाइप एक क्वेश्चन था, उत्तर आ गया 2.2। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बताओ क्लियर है क्या सवाल? सच सच बताओ, क्या यह सवाल क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देते हैं। भैया जिन लोगों ने नहीं किया है वो खुद से कर जरूर लेना, ठीक है? बस यही एक बार बार सजेशन मैं दूंगा। अगला करो, ये वाला करो। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। माना अवयवों की संख्या का समुच्चय u है जिसमें 2009 अवयव है। ए यू का उपसमुच्चय जिसमें 1681 तथा 1681 में से ठीक 1075 अवयव को u का उपसमुच्चय b रखता है। यदि a माइनस बी एम स्क्वायर प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 किसी धनात्मक पूर्णांक m तथा अभाज्य संख्या p1 लेस देन p2 लेस देन p3 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, तब न्यूनतम m के लिए p1 p3 बटा p2 ज्ञात करो।
न्यूनतम m के लिए P1 P3 बटा P2। करो, सोचो। सबसे पहले तो a माइनस बी पता करो कितना होगा। a माइनस बी पता करो कितना होगा। करो वीडियो पास और करो खुद से साल। करो वीडियो पास और करो खुद से साल। देखो क्या किया जाए। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर से वैसी ही बातें हैं। एक है यूनिवर्सल सेट। कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट। ये अपना यूनिवर्सल सेट। इसमें कितने समुच्चय बताए इन्होंने? 2 समुच्चय बताए। समुच्चय नंबर 1 और इसका डुप्लीकेट समुच्चय नंबर 2 यानी कि बी, है ना। पूरे में 2009 अवयव है। एन यूनिवर्सल 2009। समुच्चय ए में 1681 है और इन 1681 में से मान लीजिए ये जो गोला है ये अपना 1681 का है। कितने का है? 1681 का। इस 1681 में से ठीक 1075 अवयव को U का उपसमुच्चय B भी रखता है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा 1681 है। इसमें से ये 1075 ये चीज है, 1075 को ये B भी रखता है। ए में जो 1681 है उसमें से 1075 को बी भी रखता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी हो जाएगा, है ना। अब क्या और दिया हुआ है बताओ हमको? हमको दिया नहीं गया, हमको पूछा गया। हाँ मतलब ये ए नहीं, सॉरी, ये एन बी नहीं होगा, ये एन ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना। एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी को कैसे लिखा जा सकता है कि एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया जाए। एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया जाए, यानी कि 1681 में से 1075 को हटा दिया जाए। ये हो जाएगा 606। क्या हो जाएगा? 606। ठीक है। अब हमको क्या कहा गया है कि जो 606 है ना, इसको इस रूप में लिखो। 606 को इस रूप में लिखो, एम स्क्वायर प्लस P1 गुणा P2 गुणा P3, इस रूप में लिखो। अब ये कैसे लिखोगे? ये ध्यान रखना कि m जो है अपना वो धनात्मक पूर्णांक है और P1 P2 P3 जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तथा अभाज्य संख्या भिन्न भिन्न है। तब न्यूनतम m के लिए m छोटा से छोटा क्या रखें? ठीक है। तो देखो 606 से छोटे पूर्ण वर्ग क्या क्या है? ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा मतलब 606 से जस्ट छोटा सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग क्या है? तो 25 का तो होता है 625, तो 24 वाला देख लेते हैं अपन, है ना। तो 606 24 का वर्ग कितना हो गया? 576, है ना। ये 606 ही होगा ना। हाँ 24 का हो गया 576। 576 के बाद बचा 30। 576 के बाद बचा अपने पास 30। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये चल जाएगा क्या? इसको 24 का वर्ग और 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये देखो ये एक पूर्ण वर्ग भी हो गया और ये 3 अभाज्य संख्याएं भी होंगी। इससे छोटे पे आते हैं। 23 का वर्ग क्या होगा? बताओ। 23 तिया 69 का 9, हासिल लगे 6। 23 तिया क्या हासिल लगा 6, 23 दूना 46, 46 से 52, 529। 23 का स्क्वायर हो गया 529, है ना। अब 529, 606 में से 529 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 71 तो इधर का और 6 उधर का, 71 और 6 77। यही आ रहा है क्या? देख लो। अब क्या 77 को भी हम लोग 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? क्या
हम लोग 77 को भी 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी भैया, है ना। ये कितना हो जाएगा अपना 1 गुणा 7 गुणा 11, इसको नहीं मानेंगे। और नीचे जाते हैं, 22 का स्क्वायर कितना होता है अपना 484, 484 मतलब 116 और 6 122। वाह, इसमें से 22 कॉमन ले सकते हैं क्या? 22 प्लस 1 हो जाए। अरे ऐसे नहीं करना होता भैया, ध्यान रखना। तो 122 ये हो गया 22 का स्क्वायर प्लस 122 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणा 61, 1 गुणा 2 गुणा 61, 61 के तो नहीं संभव है, 61 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अभी भी वो क्या है कि वो 1 के साथ आ रही है। 21 पे आते हैं, 21 का वर्ग कितना हो जाता है अपना 441, है ना। अब उसमें से बचा कितना? 159 तो उधर बचा है और 6 इधर बचा है, तो 165। अब 165 के गुणनखंड करें तो 5 के पाड़े से जाएगा ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 बार, और 33 को लिख सकते हैं 3, तो 3 गुणा 5 गुणा 11 हो गया। ये तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। बोलो, और आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ऐसे सबसे छोटे से चालू करें, अगर हम लोग न्यूनतम पे जाएं, कर ही लेते हैं, 400 लिख लेते हैं इसको, और 420 का वर्ग 400 हो गया अपना। 400 प्लस कितना हो जाएगा 206, तो 20 का वर्ग, और 206 कितना लिख सकते हैं अपन? 2 के पाड़े से भाग दे दें तो 2 गुणा 103, 103 के गुणनखंड हो सकते हैं क्या? क्या 103 के गुणनखंड संभव है? बोलो, कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है? कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो देखो क्या करना होता है कि इसका अंडर रूट लेके देखो, 103 का अंडर रूट लेके देखो क्या आएगा लगभग, छोटा, इससे छोटा 10, है ना। 10 से छोटे जितने भी 10 के जितने भी भाजक है उनसे भाग दे के देख लो, और उससे हो जाए तो ठीक है, मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन फिर समस्या ये हो रही है कि तीसरी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं आ पा रही, तीसरी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये हो गया 20 के लिए। अच्छा, न्यूनतम से स्टार्ट करूं मैं, तो 1 का वर्ग प्लस 605 लिख दूं, तो 605 को कितना लिख सकते हैं अपन? ये तो 1 का वर्ग हो ही गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। 5 के पाड़े से भाग दे दो तो 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, तो ये 5 गुणा 11 था। लेकिन लफड़ा ये है कि तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों अलग अलग होने चाहिए, ये तीनों अलग अलग नहीं है। अब ऐसे करते हुए हम लोगों को चेक करते चले जाना, ऐसे करते हुए हम लोगों को चेक करते हुए चले जाना। अब कहाँ तक चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो देखो 20 से नीचे कितना आएगा अपना? 19 आएगा। 19 पे देखते हैं, 606, 19 का वर्ग हो जाता है 361, है ना। और 361 से अपना कितना बचेगा इधर? 600 पे जाएंगे 239 और 245, तो 19 स्क्वायर, 5 के पाड़े से इसको भाग दे दे तो 5 चौक 20, 5 नम 45, फिर से ये बराबर बराबर आ जा रहे हैं, साथ ही 49, है ना। तो ऐसे करते हुए हम लोगों को आगे तक चेक करते चले जाना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो करते हैं एक बार फिर से पीछे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो 606 एक वाला तो देख लिया था, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4,
तो बचेगा कितना, 602। 602 को अपन 2 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 301 गुणा 2। तो एक अभाज्य संख्या तो आ गई, 2 का वर्ग। अब ये किससे भाग चला जाएगा, 2 के बाद 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 चौक 28, तो आ जा रहा है 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो भैया ये आ गया अपना 606 को लिख सकते हैं अपन 2 स्क्वायर प्लस 602 और ये। तो हमको क्या चाहिए था, न्यूनतम m। तो न्यूनतम m हमको मिल गया। इसके ऊपर भले कितने ही बैठ रही हो चीजें। अब ये सब बताने के पीछे कारण ये था कि यहाँ पर भी ये भी एक्सेप्टेड था, ये नहीं था, क्योंकि एक नहीं है, ये नहीं है। ये एक्सेप्टेड था, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि दोनों समान है। ये वाला भी नहीं था, साथ ही 49 हो जाता, ये एक एक्सेप्टेड हो गया। तो हालांकि हम लोगों को क्या चाहिए था, न्यूनतम m चाहिए था, मतलब मिनिमम m से चालू करो। तो मिनिमम m, सबसे छोटा m जो संभव है हमारे पास वो है 2। तो m सबसे छोटा संभव है 2, और इसमें सबसे छोटा p1 जो है वो भी हो जाएगा 2, p2 हो जाएगा 7 और p3 हो जाएगा 43। तो किसका मान पूछा गया हमसे, p1 p3 बटा p2। तो p1 हो जाएगा अपना 2, p3 हो जाएगा 43 बटा p2 हो जाएगा 7। तो 43 दूना 86 बटे 7, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 2। तो फिर से 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56 बचे 4, 7 5 35 बचे 5, बस काफी इतना 12.285। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 12.28 और 12.29, वही आगे भाग दोगे तो 12.28 12.29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया सवाल करके, अच्छा लगा है सवाल। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक दो छोटे छोटे से सवाल और करते हैं। जैसे ये वाला करो, एक और इंटीजर टाइप सवाल है, एक और इंटीजर टाइप सवाल है। करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। a x कॉमा वाई, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक आ रहा है। b है x कॉमा वाई, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, x माइनस वाई 1 आ रहा है। और c है x कॉमा वाई, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r और x प्लस वाई 1 आ रहा है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि a इंटरसेक्शन b में p अवयव है और a इंटरसेक्शन c में q अवयव है, तो q माइनस p कितना होगा। ठीक है, देखो करा वीडियो पॉज, खुद से कॉल करा। ए में क्या चीजें दी हुई है हम लोगों को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। ए में क्या चीजें दी गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां एक्स वाई के क्या क्या मान संभव है, एक्स 1 हो जाए, वाई 0 हो जाए, एक्स 0 हो जाए, वाई 1 हो जाए, और कुछ संभव है। अब रियल नंबर है तो सर बहुत सारी चीजें संभव है, लेकिन कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। बी में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें से जो संतुष्ट कर रहा है वो यही बस संतुष्ट कर रहा है। यहाँ जो x कॉमा वाई है वो केवल 1 कॉमा 0 ही संभव है। सी, इसमें x कॉमा वाई दोनों संभव है, 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1 दोनों संभव है। तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में अवयवों की संख्या देखोगे तो कितनी मिल जाएगी, p क्या है, केवल एक ही अवयव संभव है ना। a इंटरसेक्शन c, इसमें और इसमें देखोगे दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कितने हैं, 2 है। इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव 1 है, इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव 2 है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर, छोटी सी बात, और कुछ नहीं सोचना है, इतनी सी ही बात है। क्लियर है क्या, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो।
इतना ही सिंपल ये सवाल था। हिट एंड ट्रायल से ही हम लोगों को देखना था और क्यूबिक को सॉल्व करने का कोई उपाय नहीं है। क्यूबिक को सॉल्व करने का कोई उपाय नहीं है। इनको आपस में हल करके क्यूबिक बना भी लोगे तो उसके बाद भी हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। जैसे कि बता देता हूँ मैं तुमको, अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो जैसे कि इसमें और इसको सॉल्व करें हम लोग, तो एक्स क्यूब और प्लस वाई की जगह यहाँ क्या लिख दें, एक्स माइनस 1 लिख दें। एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना हो गया अपना 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? x इज इक्वल टू 1 रखने पे संतुष्ट हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 रखने पे संतुष्ट हो रहा है क्या? देखो x इज इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 हो रहा है संतुष्ट। बहुत बढ़िया, मतलब x इज इक्वल x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। बचेगा क्या? 2x स्क्वायर यहाँ प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और x वाला भी देख लो तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? एक तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का क्या मान आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ से कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर 1 माइनस 4 चौक 16। तो बस हो गई बात खत्म, हो गया रिजेक्ट। एक ही हल आ रहा है, वो मैंने पहले ही बता दिया कि यही है बस एक हल। इसी तरह से किसी को विश्वास नहीं हो तो ये इसके साथ सॉल्व कर लेना, यही 2 हल आएंगे और कोई हल संभव नहीं है। अब चूंकि यही हल है, मतलब ए और सी में तो जो उभयनिष्ठ है वो 2 अवयव है, 1 0 0 1 1 0 0 1, और ए और बी में जो उभयनिष्ठ है वो एक ही अवयव है 1 0 1 0। तो इधर है 2, इधर है 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोलो क्लियर? चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। किसी कक्षा के 42 छात्रों में से भिन्न भिन्न विषयों में 23 छात्र गणित लेते हैं, 24 भौतिकी लेते हैं, 19 रसायन लेते हैं, 12 गणित भौतिकी, 9 गणित रसायन, 7 भौतिकी रसायन, 4 सभी तीनों विषय को पढ़ते हैं। तो ठीक एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। इस सवाल को करने के लिए ज़्यादा हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इसको यहाँ क्यों लिया गया है? ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग समझ पाए। 2 तरह से ये सवाल मैं सिखाता हूँ तुमको, 2 तरह से सवाल सिखाता हूँ। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व पहले। क्या क्या हमको दिया हुआ है? सबसे पहले गणित है ना, गणित में कितने 23 छात्र गणित लेते हैं, गणित वाले हैं 23। फिर है 24 लेते हैं भौतिकी और 19 छात्र लेते हैं रसायन। ठीक है, गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी वाले 12 हो गए, गणित और रसायन वाले 9 हो गए, और भौतिकी और रसायन वाले 7 हो गए, और तीनों में उभयनिष्ठ n इज इक्वल टू गणित भी लिया हो, भौतिकी भी लिया हो, रसायन भी लिया हो, ऐसे 4 ही बच्चे हैं, ऐसे 4 ही बच्चे हैं जिन्होंने तीनों विषयों को चुना हो। अब हमको बताना है कम से ठीक एक विषय, ठीक एक विषय मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो आई होप आप इन गोलों का नाम तो जानते होंगे। मान लीजिए ये अपना A है गोला, ये B है, ये C है। तो इनकी जो पत्ती होती है, ये पत्ती, ये A इंटरसेक्शन B हो जाएगी, ये पत्ती जो है ये B इंटरसेक्शन C हो जाएगी, ये पत्ती जो है
सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। तो जो सूत्र होता है, पहले तो सूत्र लगा के हम लोग देख लेते हैं क्या चाहिए हमको। ठीक एक, ठीक एक। तो ठीक एक कैसे आता है, पहले तीनों गोलों को जोड़ा जाए, पहला गोला जोड़ा, दूसरा गोला जोड़ा, तीसरा गोला जोड़ा, फिर ये पत्तियां कितनी बार जुड़ गई, दो दो बार जुड़ गई। चाहिए कितनी बार, एक भी बार नहीं चाहिए, तो दो दो बार पत्तियों को हटा दो। एन ए इंटरसेक्शन बी, 2 गुणा एन बी इंटरसेक्शन सी, और 2 गुणा एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये पत्तियां जो दो दो बार जुड़ी थी उनको दो दो बार हटा दिया। अब ये जो बीच में कॉमन रीजन है तीनों में, ये कितनी बार जुड़ा था, ये 3 बार जुड़ा था, और हटा इसको 6 बार दिया गया, तो 3 बार इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझ गए क्या बात को, बोलो अब क्या करें, लिख दो और क्या मान, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 23, 24, 19 माइनस 24 माइनस 18 माइनस 14 प्लस 4 दिया 12, इनका डबल कर दिया 24, 18, 14 और उसका 3 गुना करके फिर से जोड़ दिया, ठीक है। देखो क्या हुआ, 24 से 24 तो काट देते हैं, 24 से 24 कट गया है ना, और 23 तो ऐसा ही रहने दो, 19 माइनस 18 1 हो गया, माइनस 14 ये 2 हो गया, तो 23 से 24 तो आंसर आ जाना चाहिए 22। अगर फॉर्मूला याद है तो भैया सबसे आसान काम यही हो जाता है, अगर फॉर्मूला याद है तो सबसे आसान काम यही हो जाता है। लेकिन एक तरीका और भी होता है, वो कहाँ फायदेमंद होता है, देखो इसको उस तरीके को समझना। उसमें क्या, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और किसी भी टाइप की चीज पूछी गई हो सब हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या है कि ठीक एक पूछा तो अलग फार्मूला, ठीक 2 पूछा अलग फार्मूला, कम से कम 1 पूछा अलग फार्मूला, कम से कम 2 पूछा अलग फार्मूला। हालांकि ये भी बढ़िया चीज़ है, इसमें भी मैं कुछ मना नहीं करता हूँ, अगर किसी को याद है वेन डायग्राम पढ़ना आता है तो भैया फॉलो करो इसको। अब एक दूसरा तरीका बताता है, यहाँ जो हिस्से बने हुए ना, इन हिस्सों को, कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4, 5, 6, 7 हिस्से बने हुए, इनको कुछ कुछ नाम देता हूँ मैं। इस हिस्से को देता हूँ स्मॉल ए, इस हिस्से को देता हूँ स्मॉल बी, इस हिस्से को देता हूँ स्मॉल सी, फिर इस हिस्से को देता हूँ डी, इस हिस्से को देता हूँ ई, और इस हिस्से को देता हूँ एफ, और इस हिस्से को देता हूँ जी। जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ए वाला जो गोला है जिसमें 23 अवयव है, गणित वाला जो गोला है ना, ये ए गणित मान लो तुम, ठीक है। बी भौतिकी ही रहने दो, और सी अपना रसायन मान लो, ठीक है। थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गणित वाला जो गोला है, गणित वाले गोले में कितने अवयव हैं, 23 अवयव है, और ये 23 अवयव किस किस से मिलके बने हैं, ए डी एफ जी से, ए डी एफ जी से मिलके बने हैं। फिर ये जो भौतिकी वाला गोला है 24 का, ये किस किस से मिलके बना है, बी डी ई जी से मिलके बना है। और ये जो रसायन वाला गोला है 19 का, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है सी ई एफ जी से मिलकर बना, सी ई एफ जी, ठीक है। अब ये जो पत्ती है, ये पत्ती क्या है, डी प्लस जी, डी प्लस जी जो है ये है पत्ती, ये कितनी हो जाएगी अपनी डी प्लस जी वाली पत्ती, यानी कि गणित और भौतिकी वाली पत्ती 12 की है। और ई प्लस जी वाली पत्ती जो है, ई प्लस जी हो गया अपना ये वाली पत्ती जो कि भौतिकी और रसायन की, भौतिकी और रसायन 7 हो गया। और एफ प्लस जी यानी कि रसायन और गणित, रसायन और गणित वाली है अपनी 9 की, और तीनों का उभयनिष्ठ जो है वो है 4। समझ गए बात को। अब इससे क्या, सारे टुकड़ों का अलग अलग मान पता चल जाएगा। ये 4 यहाँ रख दो तो एफ कितना आ गया अपना, एफ आ गया 5, इन मानों को यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए और यहाँ रख दिया जाए। ई कितना आ जाएगा 3, और यहाँ रख दोगे तो डी कितना आ जाएगा 8, है ना। डी ई एफ आ गया, जी आ गया, तो ए कितना आ जाएगा, ए अपना डी प्लस एफ प्लस जी, तो डी है 8 और 5 13 और 4 17, तो ए आ जाएगा 23 माइनस 17 यानी कि 6,
बी में क्या चाहिए, डी ई जी चाहिए, डी ई और जी चाहिए। 8 और 3 11 और 4 15, 15 उसमें से घटा दो तो बी कितना आ जाएगा अपना 9। और सी में क्या है, ई एफ जी चाहिए, ई एफ जी चाहिए। 5 3 8 और 4 12, 19 में से 12 घटा दो, ये आ जाएगा 7। तो ए प्लस बी प्लस सी, 9 7 16 और 6 22 आ गया। अब कब ये मेथड यूजफुल है और कब ये मेथड यूजफुल है? ये मेथड तब यूजफुल है जब हमें है ना अलग अलग बातें पूछी गई हो कि केवल ठीक है, केवल ठीक दो, जैसे कि यहाँ पूछा गया था। फॉर्मूला याद रखो, काम हो जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा है कि ठीक एक पूछा गया, अब जैसे ठीक दो पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आंसर दे देते। कम से कम एक पूछा जाता, सारे के सारे जोड़ के आंसर दे देते। ठीक दो पूछा जाता तो डी प्लस ई प्लस एफ दे देते। कम से कम दो पूछा जाता तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दे देते, है ना। तो जब एक से ज्यादा चीजें पूछी जा रही हो तो ये दूसरा मेथड ज्यादा यूजफुल है, और जब केवल कोई एक पार्ट पूछा जा रहा हो तो पहला मेथड ज्यादा यूजफुल है। क्लियर है क्या? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। एक मैच द कॉलम करते हैं। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है, स्तंभ एक के उपसमुच्चय P को स्तंभ 2 के उसके अधिसमुच्चय Q से सुमेलित कीजिए। n जो है वो प्राकृत संख्या है। n कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इधर वालों को भी सारणीबद्ध रूप में लिखो, उधर वालों को भी सारणीबद्ध रूप में लिखो, और देख लो कौन सा सेम हो रहा है ना। जैसे कि a की बात करें, a में क्या आएगा, n इक्वल टू 1 लिखोगे तो 3 तिया 9, 9 माइनस 9 0। n इक्वल टू 2 लिखोगे तो 3 की घात हो गया 4, यानी कि हो गया 81। 81 माइनस 16 माइनस 1, यानी 81 माइनस 1 हो गया अपना 80, 80 माइनस 16 हो गया, 80 माइनस 16 हो गया 64। ठीक है, बस 2 लिखता हूं अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं। बी देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 लिखोगे, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। n इज इक्वल टू 2 लिखोगे, 2 की घात हो जाएगा 6, जो कि हो जाएगा 64, यानी कि 63। और n इक्वल टू 3 लिखोगे, 2 की घात 9, 512। सी पे आ जाते हैं। n इज इक्वल टू 9 लिखोगे, 1 लिखोगे 8, n इक्वल टू 2 लिखोगे 80, n इक्वल टू 3 लिखोगे, 3 की घात 6, अभी हमको नहीं पता है, हम छोड़ देते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिखोगे, 2 की घात 3 8, 8 माइनस 1 यहाँ लिखा है, क्या लिखा तो 0 आ जा रहा है। और n इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो 2 की घात 6 64, 64 माइनस 14 50 माइनस 1 49 आ जा रहा। ठीक है, ए बी सी डी अभी के लिए ऐसे ही लिख के मैंने छोड़ दिया। इधर आ जाता हूं, P क्या होगा अपना, 49 गुणा n माइनस 1। n इज इक्वल टू 1 लिखोगे 0, n इज इक्वल टू 2 लिखोगे 49, n इज इक्वल टू 3 लिखोगे 98। अब तुम देखोगे, तुम पाओगे कि इसमें डी वाले में अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 लिखें, n इज इक्वल टू 3 लिखें तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 तिया 9 होगा या नहीं होगा बताओ? वहां पर n इज इक्वल टू 2 दिया होगा। Q को देखो, Q में क्या आ जाएगा? यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिखो 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 लिखो 64 हो जाएगा। फिर R पे आ जाओ, n इज इक्वल टू 1 लिखो 7, n इज इक्वल टू 2 लिखो 7 दूनी 14, n इक्वल टू 3 लिखो 7 या 21, 7 चौक 28, ऐसे चलता रहेगा। और S लिखते हैं, यहाँ क्या आएगा 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये है अधिसमुच्चय, मतलब हमारे सुपर सेट, और वो है सबसेट। तो इसके अंदर इनमें से कौन सा आ रहा? 0, 49, 98। आगे जाओगे तो क्या ये वाली चीजें कवर हो रही है? मतलब ये जो D है ये किसके साथ जा रहा है अपना, ये किसका उपसमुच्चय हो गया?
पी का उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, 064 ए, ये क्यू हो गया, 7 इसमें आ जाएगा आर वाले में, है ना। 7 आगे जाओगे 7 के पहाड़े से 63 भी मिलेगा, और 880, अब ये वाला देखें हम लोग, 880 किस में मिल रहा है अपन को, तो एस में मिल रहा है, 8 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा एस। ठीक है, इनमें भी चाहो तो एक एक अवयव आगे लिख दो, और इनमें 10-10 अवयव आगे लिख दो, तो तुम्हें मिलती चली जाएंगे। कुल मिला के यहाँ 8 के गुणज चल रहे हैं, और यहाँ भी 8 के गुणज चल रहे हैं। इसका अगला लिख के देख लेना किसी को मन हो तो, है ना। इसका तीसरा लिख लेना, इसका तीसरा लिख लेना, तुम पाओगे कि वो इधर 8 के गुणज में, या 7 के गुणज में, या फिर 64 के गुणज में, या 49 के गुणज में मिलेंगे। तो कुल मिला के बात क्या हो जाएगी अपनी, QRSP। QRSP हो गया क्या, बोलो क्लियर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हल्को फुल्को से सवाल थो, है ना, कदे परेशानी नहीं होनी चाह। अगला सवाल एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप। देखो हर टाइप का सवाल मैं करवा दे रहा हूं तुमको। सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप करवाए हैं, मैच द कॉलम करवाए हैं, अब कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, और मल्टीपल करेक्ट भी करेंगे। तो एक पूरा सेट का एग्जॉस्टिव पढ़ाई हम लोग कर ले रहे हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, एक करते ही तीनों आ जाते हैं। सबसे अच्छी बात कॉम्प्रिहेंशन टाइप की यही होती है कि एक करते ही तीनों आ जाते हैं। 1000 व्यक्तियों के समूह में से 750 व्यक्ति हिंदी और 400 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं, है ना। यह ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति उपरोक्त 2 भाषाओं में से कम एक भाषा भूलता है, यानी कि हिंदी यूनियन बंगाली, हर व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलता ही है। तो कम से कम एक मतलब 1000 हो गई, है ना। 1000 में से 750 लोग हिंदी बोल दे रहे हैं, हिंदी वाले 750 हो गए, और बंगाली वाले 400 हो गए। ये ज्ञात कहा, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, वीडियो पॉज करो खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज खुद से सॉल्व, वीडियो पॉज खुद से सॉल्व। 750, बाहर कुछ नहीं है, जो भी है इस गोले में ही है। ये गोला है अपना 750 का, ये गोला है 400 का, है ना। तो ये जो बीच की जगह है ये कितने की हो जाएगी बताओ। टोटल मिला के 1000 है, 750, 400, 1150 हो रहे हैं, मतलब बीच में 150 लोग यहाँ दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। यही बात हुई ना। NH यूनियन B को क्या लिख सकते हैं अपन, NH प्लस NB माइनस NH इंटरसेक्शन B। ये कितना 1000, 750 प्लस 400 माइनस NH इंटरसेक्शन B, तो NH इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाता है 150। कितना हो जाता है 150, NH इंटरसेक्शन B हो जाता है 150। केवल हिंदी वाले लोग चाहिए। ये हिंदी टोटल है, ये बंगाली टोटल है, और ये है हिंदी अंडर इंटरसेक्शन बंगाली। तो केवल हिंदी वाले इधर की चीजें होंगे। तो पूरा कितने का था गोला, 750 का, उसमें से ये 150 है, 750 में से 150 हटा दो, 600 आ गया आंसर। क्लियर भैया। इसी से आगे के सवाल भी हो जाने चाहिए, इसी से अपने आगे के सवाल भी हो जाने चाहिए। जैसे कि अगला, इसमें क्या पूछा गया है, केवल बंगाली। केवल बंगाली कितना हो जाएगा, 400 माइनस 150, 250, 400 माइनस 150, 250। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे, हिंदी और बंगाली दोनों भाषाएं बोलने वाले, ये तो सबसे ही सिंपल हो गया, सबसे ही सिंपल हो गया। ये तो सबसे पहले पता किया था, बाकी सब बाद में आया था। ये 150 था, एकदम ही नन्हा मुन्ना सा सवाल था। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश करवाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया। क्लियर है क्या, बोलो। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल और देते हैं तुमको। हाँ ये करो, ये एक अच्छा सवाल है, और इसमें तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा लगेगा, इसमें थोड़ा दिमाग यूज होगा। एक कक्षा की
परीक्षा में भौतिकी में कम से कम 70% विद्यार्थी फेल होते हैं, कम से कम 72% रसायन में फेल होते हैं और कम से कम 80% गणित में फेल होते हैं और कम से कम 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। तो कम से कम इन चारों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं? ठीक है, अब देखो इसको समझना, कम से कम फेल। ठीक है, पहली बात तो मैं मान लेता हूं कि कक्षा में 100 ही विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 100 ही विद्यार्थी हैं, 100 ही विद्यार्थी। ठीक है, तो ये जो प्रतिशत है अपना, ये एग्जैक्ट नंबर में बदल जाएगा। कम से कम फेल किस किस में लिख रखा है अपन को? भौतिकी में, रसायन में, गणित में और अंग्रेजी में। कम से कम 70% फेल होते हैं, मतलब कम से कम 70 बच्चे फेल होते हैं। रसायन में कम से कम 72 विद्यार्थी फेल होते हैं, कम से कम 80 गणित में फेल होते हैं, कम से कम 85 अंग्रेजी में फेल होते हैं। अब कम से कम फेल मतलब कम से कम 70 लोग तो फेल हुए ही हैं, उससे ज्यादा भी फेल हो सकते हैं, 71, 72, 75 हो सकता है 100 के 100 फेल हो जाए। कम से कम 70 फेल हुए हैं, तो ये बताओ ज्यादा से ज्यादा पास कितने हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा पास, ज्यादा से ज्यादा 30 लोग इसमें पास हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 28 लोग इसमें पास हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग इसमें पास हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा 15 लोग इसमें पास हुए। समझ गए बात को कि 15 से ज्यादा लोग तो अंग्रेजी में पास ही नहीं हुए, 20 से ज्यादा लोग गणित में पास नहीं हुए, 28 से ज्यादा लोग रसायन में पास नहीं हुए और 30 से ज्यादा लोग भौतिकी में पास नहीं हुए। अब ये पूछा जाए अगर तुमसे कि ये बताओ कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चों की ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या हो सकती है? कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चों की, मतलब एक विषय में भी पास हो गया ना तो उसको आगे भेज देंगे। ये मान लो तुम कि इतना रियायती दे दी गई तुमको कि एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाओ तो तुम्हें अगली कक्षा में भेज देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगली कक्षा में कितने विद्यार्थी जा सकते हैं? तो मान लो ये जो ज्यादा से ज्यादा पास हुए हैं, इसी को मान लो तो हम तो ज्यादा से ज्यादा पास करवा दिया हमने। और भौतिकी में जो ज्यादा से ज्यादा पास हुए ना, वो कहां से कहां तक के पास हुए? रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 30 तक के बच्चों को तो हमने भौतिकी में पास करवा दिया। हमारा उद्देश्य है कि भैया ज्यादा से ज्यादा आगे लोग जाए, तो हम बोलेंगे भैया तुम एक में पास हो गए हो तो अब दूसरे में फेल हो जाओ। तो जो भौतिकी में पास हुए उनको हमने अलग बिठा दिया कि तुम भौतिकी में पास हो गए हो, तुम अगली क्लास में जाओ। अगले ये अलग बच्चे हैं, तो ये कहां से कहां तक? 31 से लेकर कहां तक? 58 तक, है ना। टोटल मिलाकर 58 बच्चे हो गए। तो रोल नंबर 31 से लेकर 58 तक के बच्चों को हमने रसायन में पास करवाया। तुम उनसे बोला कि तुम भी एक सब्जेक्ट में पास हो गए, तुम भी आगे चले जाओ। फिर 58 से आगे बढ़े 59 से लेकर 78 तक, ये 20 और जोड़ दिए हमने, 30 और 28 58 और 20 78 बच्चों का हमने गणित में पास करवा दिया। ठीक है, ये बोला कि भैया तुम 58 बच्चों को तो पहले ही भेज दिया था, बच्चे को 42 में से अगले 20 को गणित में पास करवा दिया, भैया तुम भी जाओ, तुम भी एक सब्जेक्ट में पास हो गए। अब 78 से लेकर मतलब अगला 79 से लेकर 15 जोड़ दिए जाए तो कहां तक पहुंच जाओगे? 93 तक पहुंच जाओगे। 93 तक ही पहुंचोगे ना। 78 और 15 93, यानी कि ये 15 बच्चों को और हमने अंग्रेजी में पास करवा दिया। रोल नंबर 1 से लेकर 93 तक के बच्चों को हमने पास करवा दिया। इससे ज़्यादा को पास करवाने की हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि हम भौतिकी में ज़्यादा से ज़्यादा 30 को पास करवा सकते थे, रसायन में ज़्यादा से ज़्यादा 28 को पास करवा सकते थे, गणित में ज़्यादा से ज़्यादा 20 को पास करवा सकते थे और अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 को पास करवा सकते थे। अब क्योंकि इतने ही बच्चों को पास करवाया जा सकता है 93 तक ही, मतलब रोल नंबर 94 से लेकर 100 तक के बच्चे तो अभी भी फेल होंगे ही। ये चारों के चारों में फेल हैं, इनको हम आगे भेज ही नहीं सकते।
ठीक है, तो कम से कम इन चारों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं? 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 7% विद्यार्थी तो अभी भी चारों के चारों में फेल होंगे। समझ में आई क्या बात? मजा आया कि नहीं आया सवाल? अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसा आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार खुद से जरूर करें, समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो एक बार खुद से जरूर करें, समझ में आ जावेगा। क्लियर है क्या? बोलो, बढ़ाएं आगे कहानी। एक सवाल और देते हैं, ये करो। ये जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, जेईई एडवांस्ड 2022। महामारी के अध्ययन में 900 व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए गए। 190 बच्चों को बुखार के लक्षण थे। 190 व्यक्तियों को बुखार के लक्षण थे। 220 व्यक्तियों को खांसी के लक्षण थे। 220 व्यक्तियों को श्वास रोग के लक्षण थे। 330 व्यक्तियों को बुखार या खांसी दोनों के लक्षण थे। 350 व्यक्तियों को खांसी या श्वास रोग दोनों के लक्षण थे। 340 को बुखार या श्वास रोग। 30 व्यक्तियों को तीनों के थे। 900 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तब उस चुने गए व्यक्ति को अधिकतम एक लक्षण होने की प्रायिकता है। अधिकतम एक, एट मोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक लक्षण होने की प्रायिकता है। देखो, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। यहां पे मैं कहानी बना देता हूं तुम्हारे लिए। 900 व्यक्तियों का एक समूह है। 900 व्यक्तियों का एक समूह है। 1, 2 और 3। ठीक है, अब क्या कहा गया है? 190, 220, 220 तो एक एक एक, बुखार या खांसी या दोनों के। 190 को ये बोल देते हैं हम लोग, इनका नाम रख के आ जाता है। ठीक है, बुखार वाले को ए बोल देते हैं, बी सी। ठीक है, एन ए एन बी एन सी लिख देता हूं। एन ए 190, एन बी 220, एन सी 220। 300 व्यक्तियों को बुखार या खांसी, बुखार या खांसी है ना, बुखार या खांसी। 330, ये क्या चीज होती है? ये होता है अपना एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ध्यान रखना। फिर 350 व्यक्तियों को खांसी या श्वास रोग, खांसी या श्वास रोग यानी कि बी यूनियन सी। ये कितने हैं? 350 है, तो ये हो जाएगा एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, सी यूनियन ए। 340 सी ए सी इंटरसेक्शन ए, तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमको बोल रहा है 900 में से एक आदमी को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, तब उस व्यक्ति के अधिकतम एक लक्षण होने की संभावना है। अधिकतम एक, अधिकतम एक का क्या अर्थ होता है? हाँ, ये जो यूनिवर्सल सेट में है, ये पता करना पड़ेगा पहले तो। यूनिवर्सल सेट मतलब यहां कितने हैं, इसमें इस गोले में कितने हैं। 900 तो बाहर हैं, टोटल मिलाकर 900 लोग हैं यूनिवर्सल सेट में, है ना। अधिकतम एक, अधिकतम एक मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बीमारी होनी चाहिए। मतलब ये वो हिस्सा है जिसमें एक बीमारी होगी, ये वो हिस्सा है जिसमें एक बीमारी होगी। देखना ये पीले कलर से जो बना रहा हूं मैं, और इधर ये वो हिस्सा है जिसमें एक बीमारी होगी।
है ना। तो अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक, देखना भैया कैसे सवाल पूछते हैं ये। अधिक से अधिक एक, एट मोस्ट वन, इसको दो तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं कि ठीक एक बीमारी हो या फिर ठीक जीरो, मतलब कोई बीमारी ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो ठीक एक तो पता कर लेंगे हम लोग, कोई बीमारी ना हो, कोई बीमारी ना हो मतलब ए भी ना हो एवं बी भी ना हो एवं सी भी ना हो। ये बात ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा लोग भूल जाते हैं, ठीक एक निकाल के चले आते हैं। ठीक एक निकालना हम लोगों को आता है ना। अब ये ठीक एक तो ऐसा ही लिखा रहने देता हूं, इसको हम लोग डी मॉर्गन की मदद से ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते। ए भी ना हो, बी भी ना हो, सी भी ना हो, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते। और इसको फाइनली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक एक तो अलग से है ही, प्लस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी यूनियन सी को हटा दिया जाए। तो मतलब तुम्हें दो चीजें पता करनी है, अधिक से अधिक एक पता करना है ना, तो क्या क्या पता करना है? एक तो ठीक एक पता करना है और एक कम से कम एक पता करके यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। कम से कम एक पता करके यूनिवर्सल सेट में से हटाओगे तो ये बाहर वाले मिलेंगे, बाहर वाले लोग मतलब जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी हमको चाहिए और ठीक एक बीमारी वाले भी चाहिए। तो ठीक एक का क्या सूत्र होता है? ठीक एक का सूत्र अभी अभी हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी माइनस, दो बार इसको हटा दिया जाता है, दो बार इसको हटा दिया जाता है और दो बार इसको हटा दिया जाता है और तीन बार इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर? इसको लगाओ सूत्र को, तो देखो ए बी सी हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है। समस्या ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो सीधा सीधा हमारे पास नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। 330 ये है तुम्हारे पास, एन ए कितना है 190 प्लस एन बी कितना है 220 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। करो भैया, यहां से खुद से करने लग जाना है ना। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 190 प्लस 220, तो 320 और 410, 410 में से 330 गए तो 80 आ गया। ये कितना आ गया? 80 आ गया। फिर ये आ गए 350, बी कितना है अपना 220, सी कितना 220, तो कितना हो गया 440, 440 में से 300 गए तो 440 में से 350 गए तो 40 और 50 90, और फिर इधर कितना आ जाएगा 340, सी कितना 220, ए कितना 190, 220 और 190 कितना हो जाता अपना ये 410, 410 में से वो गए तो एन सी इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 70। बोलो क्लियर है क्या ये बात? एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है 330, ए यूनियन बी इन दोनों को जोड़ा और उसमें से 330 हटा दिया, ठीक है, तो 110 और हटा दो तो 80 आ जाएगा। ठीक है, बी यूनियन सी 350 दिए हुए हैं, 440 50 और 40 90 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और तीसरे में फिर से इन दोनों को जोड़ोगे तो 320 और 410, 410 में से 340 हटाओगे तो अपने पास आ जाएंगे 70। ये बहुत बढ़िया काम हो गया, ये तीनों चीजें हम लोगों को पता चल गई। अब ऐसी कोई चीज नहीं जो हम लोगों को पता ना हो, है ना। कितने कितने हो गए ये 80 90 और 70, तो ये जोड़ देते हैं 190 220 220 190 220 220 190 220 220, फिर 80 90 और 70, डबल हटाओ, 80 का डबल 160 हटाओ, 90 का डबल 180 हटाओ, 170 हटाओ, 170 का डबल 140 हटाओ, प्लस 3 गुणा इसका, तीनों इसका 3 गुणा 90, तो जोड़ दो, देख लो
30 व्यक्ति को तीनों था तो जोड़ दिया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, देख लो, इसको कुछ कुछ घटा घटा कर लिख दें क्या। 190 में से 160 गए 30, ये हो गया 40 और ये हो गया अपना 80 प्लस 90, तो 30 और 40 हो गए 70, 7 और 8 15 और 9 24, 240 लोग तो ऐसे हैं जिनको ठीक एक बीमारी है, ठीक है। अब कोई ना हो या कम से कम एक हो, ऐसे कितने हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, सूत्र लिख दें क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक एक बार हटा दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, एक बार जोड़ा एक बार जोड़ा एक बार जोड़ा, दोबारा आ गया एक बार हटा दिया, दोबारा एक बार हटा दिया, दोबारा एक बार हटा दिया। कॉमन पार्ट कितने बार जोड़ा था, 3 बार, हट कितने बार गया, 3 बार, एक बार फिर से जोड़ दिया, क्या हो जाएगा 190 प्लस 220 प्लस 220 माइनस 80 माइनस 90 माइनस 70 प्लस 30, 80 हटाओ 110, 90 हटाओ 130, 70 हटाओ 150 और प्लस 30, कितना हो जाएगा 30 30 60, 60 और 10 70, 70 और 50 120, अब 20 यहाँ से लगा 1 2 3 4, 420, 240 वो आ गया, 420 ही आ गया, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो गए अपने पास, बताओ, सही जोड़ा है ना ये, देख लो भैया, 0 3 5 8, 8 और 3 11, 11 1 12 का 2, हासिल लगा 1 4, ठीक है। तो अधिक से अधिक एक, ठीक एक वाले कितने हैं 240, यूनिवर्सल सेट में अधिक से अधिक एक, और ये कितना हो जाएगा अपना 900 माइनस 420, तो 240 और 420 हटा दें तो कितना आ जाएगा अपने पास 480, है ना, 500 400 900, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2, 4 2 6 7, यानी कि अधिक से अधिक एक बीमारी हो ऐसे 720 लोग हैं। अब हमको क्या बोला गया, एक आदमी को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो 720 बटे कितना हो जाएगा 900, अधिक से अधिक एक बीमारी हो, इसके क्या तरीके हैं, 720 बटा 90, तो ये कितना हो जाएगा अपना 9 के फाड़े से 9 8 72 और 9 2 90, यानी कि 4 बटे 5 या 0.8, यानी कि 80% प्रायिकता है कि कोई एक रैंडमली एक बंदे को चुनेंगे अपन, तो उसके अधिक से अधिक एक बीमारी उसको होगी, ठीक है। बोलो क्लियर ये बात, यहाँ तो है ही नहीं 80%, ठीक। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, किस तरह से हमने सॉल्व किया है। बड़ा अच्छा सवाल था ये, है ना, जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, तो ऐसे सवाल जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहानी को आज की यहीं पे रोकते हैं हम लोग। कुछ 1 2 सवाल होमवर्क में मैं दे के जाऊंगा जिसको तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। क्लास के क्वेश्चंस यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, यही मैं बोलता हूँ हमेशा कि क्लास के क्वेश्चन करना, और जितने पीवाई के हो सके मैक्सिमम करो। जेईई एडवांस की डेट लगातार पास में आती जा रही है, तो पहले हमारा फोकस उसी पे रखना है। सॉरी, जेईई मींस पार्ट 2 की डेट पास में आ रही है, पहले थोड़ा सा फोकस उधर शिफ्ट कर लो अभी, है ना। साथ में 1 घंटा ये सफिशिएंट है, इतना कर लोगे तो चल जाएगा अभी के लिए जेईई एडवांस के लिए। जैसे ही जेईई मींस पार्ट 2 खत्म हो जाता है, पूरी तरह से हम लोग जेईई एडवांस पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उसी की तैयारी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के साथ। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, थैंक यू।